भी इसमें शामिल है। उन्होंने जनता के लिए इतना काम किया है कि जनता ने फिर उनको मोहर लगा करके काम करने का मौका दिया है। जनता के विश्वास पर सरकार खरी उतरेगी। सर, लॉकडाउन पीरियड में जो स्कूल बंद थे तो उसके बावजूद भी पूरे उत्तराखंड के अंदर स्कूलों द्वारा फीस वसूल की जा रही है और जो फीस जमा नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों को रिमूव किया जा रहा है। सर, इसमें क्या कहना है? देखिए, रिमूव तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा सरकार ने समय समय पर उस पर गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के का कोई उल्लंघन करके करेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, भ्रष्टाचार की आपने बात करी, लेकिन जो तीनों निगम है ऊर्जा के, उसमें सर भ्रष्टाचार चरम पे है। अवैध नियुक्तियां हो रही है और वहाँ पे इंक्रीजमेंट भी हुआ कई लोगों का, तो वो भी गाइडलाइन के अनुसार नहीं हुआ। सर, उसमें नहीं, हमारे सरकार के समय में जितने भी मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं उन पर जांच करके कार्रवाई की गई है। जो एक अभी पिछले दिनों संज्ञान में आया कि विद्युत विभाग में जो विद्युत लेने वाली कंपनी थी वो पैसा ही नहीं दे रही, तुरंत सरकार ने कार्रवाई करके उसको पैसा देने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। सर, पचवा धून को यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कई राज्यों के पर्यटक और तीर्थयात्री इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, लेकिन सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। लंबे जाम की स्थिति बनी रहती है। ये व्यवस्था कब तक सुधर पाएगी? नहीं, सड़कें बनती रहती है, सड़कें बनती है समय समय पर, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सड़कें टूटेंगी नहीं। बनती भी है, टूटती भी है, उनको बनाते भी हैं, बना भी रहे हैं। और थोड़ा सा इससे ऊपर क्योंकि तीर्थयात्री आते हैं, दबाव रहता है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, उसके कारण भी थोड़ी समस्याएं हैं। लेकिन जब ऑल वेदर रोड और सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और अन्य विकल्प भी जो यातायात के हैं उन पर भी सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जाम की समस्या। सर, उत्तराखंड में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में, उसके बाद ही बाहरी राज्यों से कच्चा जो माल है वो मंगाना पड़ रहा है। ऐसी वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नीति के अंतर्गत जितना कच्चे माल का दोहन होता है वो सब यहीं से होता है। उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है तो सभी राज्य एक दूसरे राज्य से मंगाते हैं। सर, रोजाना 1500 से 2000 ट्रक जो है हरियाणा और हिमाचल से खनन के मंगाने पड़ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? मतलब कि जो खनन नीति है वो सही नहीं बन पा रही है प्रदेश में? इसमें थोड़ा सा वन विभाग, प्रदूषण, एनजीटी, इन सब के कारण भी कठिनाई होती है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका पालन करते हुए उनका उतना दोहन नहीं हो पाता। प्रयास है और बहुत कुछ किया भी है। मैं खुद अभी गया था 20 सूत्री कार्यक्रम का, जब मैं उपाध्यक्ष था तो मैं उधम सिंह नगर जिले में गया। CSR के फंड से पहली बार ये हुआ है कि विद्यालयों की दशा और दिशा बदली है। चाहे उनकी बिल्डिंग हो, चाहे वहाँ पेयजल हो, स्वच्छ पेयजल हो, चाहे वहाँ फर्नीचर हो, इस प्रकार से विद्यालयों का एक सौंदर्यीकरण सैकड़ों विद्यालयों का उधम सिंह नगर में भी हुआ है, अन्य स्थानों पर भी हुआ है। हमारी सरकार का ये प्रयास भी है। आज 90% से ऊपर विद्यालयों में प्रिंसिपल पहुंच गए हैं, जो पहले नहीं होता। सर, पलायन सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड की, उसे लेकर क्या? देखिए, पलायन ये विश्वव्यापी समस्या है। पलायन को विकास का भी द्योतक है। पलायन ये नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा केवल इसलिए जा रहा है। कई बार ये भी होता है कि आदमी की स्किल इतनी हो गई कि उस स्किल का वहाँ पर कोई उसको नहीं मिल रहा है। जैसे अपने यहाँ रह करके आदमी को 25,000 मिल रहा है, दूसरी जगह 50,000 मिल रहा है, तो व्यक्ति जाएगा। लेकिन गांव में इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। आत्मनिर्भर मेले लगाए गए हैं। उन मेलों में वोकल फॉर लोकल ये नारा दे करके सारा स्वयं सहायता समूह द्वारा, दिव्यांगों द्वारा और स्थानीय युवकों के द्वारा जो उत्पाद किए गए हैं उनकी प्रदर्शनी में और बिक्री के लिए भी जनता से भी आह्वान किया है कि वो दीपावली पर लोकल खरीदे, जिससे रोजगार बढ़े और पैसा उसी क्षेत्र में रहे, वहाँ के युवकों को की आर्थिकी बढ़े, बहनों की आर्थिकी बढ़े। इस प्रकार से सबको रोजगार देने के लिए लोग केवल नौकरी मांगने की लाइन में न खड़े हों, बल्कि नौकरी देने वाले। बिहार में रुझान बहुमत की ओर जा रहे हैं, तो लगता ही था पहले से। ये कार्य करने की का परिणाम है कि